की 96 सीटों पर कई वीआईपी की प्रतिष्ठा दांव पर है और अगले 1 घंटे में मतदान शुरू हो जाएगा और मतदान शुरू होने के साथ उन सीटों पर सबकी नजर होगी। लेकिन मतदान शुरू होने से पहले हमारी नजर उन सीटों पर बनी है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि भाई वहां दरअसल मुकाबला किस किस के बीच में और वहां के सियासी समीकरण क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलंगाना की लोकसभा की उन सीटों की जो तेलंगाना की हॉट सीट और जिनकी चर्चाएं पूरे देश भर में हो रही हैं। और उनमें जो सबसे हॉट सीट है वो हॉट सीट है हैदराबाद। दरअसल हैदराबाद किस लिए हॉट सीट है? वो इसलिए हॉट सीट क्योंकि बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी मैदान में और कांग्रेस ने राजेश कुमार पुलीपति को मैदान में उतारा है। अब जरा अंदाजा लगाइए ये सीट हॉट सीट क्यों है? क्योंकि 1984 से ओवैसी परिवार का एक गढ़ रहा है। ओवैसी के पिता यहां से लगातार जीतते आए और पिता के बाद ये सीट बेटे ने संभाली, ओवैसी ने संभाली। वो लगातार 4 बार यहां से लोकसभा सांसद चुने गए। इस बार अगर ओवैसी को जीत हासिल होगी तो वो 5वीं बार सांसद बनेंगे और अपने ही पिता का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 2004 तक लगातार 20 वर्षों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि माधवी लता उनके पास खोने के लिए इस सीट पर कुछ नहीं है। इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन यह सीट इसलिए हॉट सीट हो गई क्योंकि माधवी लता के साथ 50 से ज्यादा महिलाएं जो बुर्के में और वो नजर आती हैं और वो बताती है कि यहां शायद इस सीट पर अंडर करंट बह रहा है और माधवी लता हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन यह भी सच है कि वहां मुस्लिम वेलफेयर के लिए वो काफी काम करती हैं, उनके एजुकेशन के लिए बाकी डोनेशन वो काफी ज्यादा करती है और यही उम्मीद उनको है कि इस सीट पर अगर मुस्लिम वोटों का डाइवर्जन हुआ, हिंदू वोट एक मुश्त हुए, तो ओवैसी साहब इस सीट पर फंस सकते हैं। और जमकर यहां बयानबाजी हुई है। नवनीत राणा भी यहां की जब बयानबाजी में कूदी है। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज हैदराबाद में क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी जयती। बिल्कुल विजेंद्र, हैदराबाद लोकसभा सीट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड लोकसभा सीट अगर इसे इलेक्शन की कहे तो कोई गुरेज नहीं है। लेकिन 2014 और 2019 में क्या इतिहास रहा हैदराबाद लोकसभा सीट पर, ये जान लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ, जिन्हें जीत मिली थी 2014 में, इससे पहले भी जीतते आ रहे थे, लेकिन हम बात सिर्फ 2014-2019 की कर रहे हैं। 53.17% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी और डॉक्टर भागवत राव को उन्होंने हराया था, जिन्हें उस समय 32.22% वोट मिले थे। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से जीते। असदुद्दीन ओवैसी का 2019 में वोटिंग प्रतिशत रहा जीत का 58.95% और उनके सामने एक बार फिर से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भागवत राव को उतारा, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था 26.8% वोटों के साथ। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर एक बार फिर से क्या एआईएमआईएम ही लगातार जिस तरह से अस्तित्व में रहती है वो नजर आएगी, या फिर माधवी लता के जो आक्रामक तेवर है, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी है, या फिर जो उत्साह उनका है, वो जनता समझ पाएगी और वोट तब्दील कर पाएंगे उससे। और यहां से जाते हुए सवाल का भी जवाब मिलता है कि जब कहते हैं कि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, यहां बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारकर असदुद्दीन ओवैसी को ही फंसा दिया है। बहरहाल सिकंदराबाद लोकसभा सीट और यहां से मुकाबला इसलिए रोमांचक क्योंकि बीजेपी से जी किशन रेड्डी चुनावी मैदान में है, बीआरएस से पद्मराव टी और कांग्रेस से दानम नागेंद्र। और ये हैदराबाद से सटी तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी और दूसरी बार चुनाव मैदान में है। और मुकाबला यहां बेहद रोमांचक होता नजर इसलिए आएगा क्योंकि कुछ चेहरों का जिक्र हम ग्राफिक्स में नहीं कर पाए। बसपा से बसवानंदम दांडेपू मैदान में है और इस सीट पर कुल 27 निर्दलीय समेत 45 प्रत्याशी मैदान में। जरा सोचिए मुकाबला किस तरीके से होगा। यहां के बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है, बता रही हमारी सहयोगी जयती।
चलिए जान लेते हैं सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र में 2014-2019 में किस तरह से वोट पड़े। 2014 के वोटिंग इतिहास को जानते हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली 43.95% वोटों के साथ बंडारू दत्तात्रेय जीते और हार का सामना उस समय किया था एम अंजन यादव ने। एम अंजन यादव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मात्र 18.41% वोट ही उस समय उन्हें मिल पाए। तो आगे बढ़कर बात 2019 के लोकसभा चुनावों के सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र से करते हैं तो जी किशन रेड्डी यहां से जीते और कमल के प्रत्याशी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 42.05% वोटों के साथ वो जीते और हार का सामना किया था तलसानी साई यादव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें मात्र 35.26% वोट ही उस समय मिल पाए। और अब बात करते हैं निजामाबाद की। यहां का मुकाबला इसलिए रोमांचक क्योंकि बीजेपी ने अरविंद धर्मपुरी को मैदान में उतारा है, बीआरएस ने गोवर्धन बाजी रेड्डी को और कांग्रेस ने टी जीवन रेड्डी को मैदान में उतारा है। दरअसल इससे पहले निजामाबाद लोकसभा सीट पर 2014 में हुए आम चुनाव के दौरान जिस तरीके से चुनाव हुआ था उस दौरान टीआरएस से प्रत्याशी अलग थे और इस बार इस जगह पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये जनता को तय करना है। हमारी सहयोगी जयती बता रही है कि बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। चलिए जान लेते हैं निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीते 2 बार का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। सबसे पहले देखते हैं 2014 का वोटिंग परसेंटेज। 2014 लोकसभा क्षेत्र निजामाबाद के कविता ने जीत दर्ज की थी 42.79% वोटों के साथ उन्हें जीत मिली थी और कांग्रेस के प्रत्याशी मधु यशकी गौड को उन्होंने हराया जिन्हें उस समय 26.51% वोट मिल पाए। इसके बाद 2019 के वोटिंग इतिहास को देखते हैं निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से तो अरविंद धर्मपुरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो एक बार फिर से है उन्हें जीत मिली थी 2019 में भी 45.22% वोटों के साथ और के कविता को उन्होंने शिकस्त दी थी 38.55% वोट उस समय के कविता को मिल पाए। ऐसे में अरविंद धर्मपुरी एक बार फिर से चुनावी मैदान में देखना महत्वपूर्ण होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव निजामाबाद क्षेत्र की जनता के मन में आखिर क्या है। बिल्कुल जयती, और के कविता वही चेहरा है जो बीते 6 महीनों से सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी की सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जिस केस में जेल गए, जमानत पर बाहर आए, उसमें के कविता का नाम भी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ नजर आया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मल्काजगिरी लोकसभा क्षेत्र 2024। यहां से बीजेपी ने इटाला राजेंद्र को मैदान में उतारा है, बीआरएस से रागिदी लक्ष्मा रेड्डी मैदान में है और कांग्रेस से जरा देखिए सुनीता महेंद्र रेड्डी मैदान में है। वैसे तो ये आबादी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, लेकिन इस सीट पर कमाल की बात यह है कि वोटर टर्नआउट काफी कम देखने को मिलता है। बीते 2 लोकसभा चुनाव में यहां पर 50% के आसपास भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। तेलंगाना की मल्काजगिरी लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई परिसीमन के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 93% जो आबादी है वो शहरी और करीब 7% आबादी ग्रामीण है। उसके बावजूद यहां वोटिंग परसेंटेज 50% से ऊपर टर्नआउट नहीं होता और यहां मुकाबला इसीलिए रोमांचक होता है क्योंकि जो मुकाबला होता है उसमें बेहद कम वोटिंग परसेंटेज के साथ जीत हार होती है। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, जयती। चलिए जान लेते हैं मल्काजगिरी लोकसभा क्षेत्र में बीते 2 बार का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। 2014 की सबसे पहले बात करें तो मल्ला रेड्डी ने जीत दर्ज की थी 32.47% वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की और ऐसे में हनुमंत राव को उन्होंने हराया था जिन्हें 2014 में 30.71% वोट ही मिल पाए। इसके बाद जानते हैं 2019 में मल्काजगिरी लोकसभा क्षेत्र में क्या वोटिंग परसेंटेज रहा। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली थी 38.63% वोटों के साथ और उस समय मैरी राजशेखर रेड्डी को उन्होंने हराया जिन्हें बहुत ज़्यादा इनमें वोटिंग डिफरेंस नहीं था बल्कि वहां पर 38% वोट से ज़्यादा थी तो यहाँ पर 37.93% वोट के साथ में जहां पर मैरी राजशेखर रेड्डी ने हार का सामना किया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेढक लोकसभा क्षेत्र की क्योंकि बीजेपी ने यहां से माधवनेनी रघुनंदन राव को मैदान में उतारा है। बीआरएस की तरफ से पी वेंकटराम रेड्डी मैदान में है और कांग्रेस ने नीलम मधु को मैदान में उतारा है। मेढक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है दरअसल दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक और यहां 7 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है।
मेडक जिला भारतीय राज्य तेलंगाना के उत्तर में स्थित है और यहाँ बहुत हरियाली है और गुलशनाबाद नाम इसको दिया भी गया। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो जिले की सीमा संगारेड्डी, कामारेड्डी, सिद्दीपेट और मेडचल जिलों से लगती है। लेकिन सियासत किस तरीके की लगती है ये इंटरेस्टिंग है और ये बता रही हमारी सहयोगी जैती कि बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। बिल्कुल, चलिए जान लेते हैं मेडक लोकसभा क्षेत्र में बीते 2 बार का वोटिंग इतिहास क्या रहा। 2014 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेडक लोकसभा क्षेत्र 2014 में जीते थे के चंद्रशेखर राव। 33.5% वोट उन्हें मिले थे और ऐसे में हार का सामना किया था प्री श्रवण रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 13.27% वोटों के साथ। इसके बाद आगे बढ़कर देखते हैं 2019 में क्या इतिहास रहा इस सीट पर। मेडक लोकसभा क्षेत्र में 2019 में 51.89% वोटों के साथ कोथा प्रभाकर रेड्डी ने जीत दर्ज की थी और उनके सामने अनिल कुमार उस समय प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें मात्र 24.31% वोट ही 2019 के लोकसभा चुनावों में मिल पाए थे। बिल्कुल जैती, ये मात्र लग रहे हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज में जितना मेजर अंतर यहाँ है उस तरीके से आगे बढ़े तो भोंगीर लोकसभा सीट का रुख करते हैं। यहाँ बीजेपी से पूरा नरसैया मैदान में है, बीआरएस से कयामा मल्लेश मैदान में है और कांग्रेस से यहाँ चमला किरण रेड्डी मैदान में है। यह मुकाबला कांटे का रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबला दिखा था क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी कोमाची रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सिर्फ 5,219 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी और यहीं से बीजेपी इस सीट पर नजर गड़ाए हुए कि शायद यहां इस बार कमल खिल जाए। बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है जय? चलिए जानते हैं भोंगीर लोकसभा क्षेत्र पर बीते 2 बार का चुनाव परसेंटेज क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं 2014 के लोकसभा चुनावों की। तो बुरा नरसैया ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और 37.32% वोटों के साथ वो जीते। राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जिन्हें 34.78% वोट मिल पाए। इसके बाद देखते हैं 2019 में क्या रहा भोंगीर लोकसभा क्षेत्र में जनता का मिजाज। तो वेंकट रेड्डी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, जनता ने उन्हें चुना इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों में, जिन्हें 43.94% वोट उस समय मिले। और बुरा नरसैया जो कि पिछली बार यानी कि 2014 में जीते हुए थे, उन्हें 2019 में हार का सामना करना पड़ा। वोटिंग प्रतिशत उनका 43.51% 2019 के लोकसभा चुनावों में रहा। विजेंद्र, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करीमनगर लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि बीजेपी ने यहां बंदी संजय कुमार को मैदान में उतारा है। बीआरएस ने विनोद बोई जानापल्ली को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने वेलचला राजेंद्र राव को मैदान में उतारा है। दरअसल 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है और 1952 में स्थापना के बाद से करीमनगर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। ना जाने कितने चुनाव के दौरान तेलंगाना प्रजा समिति, भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी जैसी विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस सीट पर जीत हासिल की, लेकिन यह गढ़ मूल रूप से कांग्रेस का रहा। और तेलंगाना राष्ट्र समिति के गठन के बाद यह सीट तेलंगाना आंदोलन के दौरान टीआरएस के संस्थापक कबला कुंतला चंद्रशेखर राव के द्वारा जीती गई। उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार भारी अंतर से जीत हासिल की है। वहीं बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है, बता रही हमारी सहयोगी जैती। चलिए जान लेते हैं करीमनगर लोकसभा क्षेत्र में बीती 2 बार क्या जनता का मिजाज रहा, किस तरह से वोट दिए। 2014 में करीमनगर लोकसभा क्षेत्र से विनोद भोजपल्ली को जीत मिली थी और जीत का अंतर था, तब वोटिंग परसेंट उनका रहा 45.16% वोट उन्हें मिले। ऐसे में पूनम प्रभाकर, जिन्हें वोट मिले 26.85% कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2019 में क्या लोकसभा क्षेत्र कहता है करीमनगर का। तो 2019 में बंदी संजय कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, और उन्हें 43.42% वोट 2019 में मिल पाए थे। उनके सामने विनोद भोजपल्ली थे, जिन्हें 35.62% वोटों के साथ हार का सामना 2019 में करना पड़ा। बिल्कुल, वापस लौटेंगे जाति, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश पर सबकी नजरें। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से जरा सोचिए, बीजेपी के पास कुछ नहीं है खोने के लिए, सब कुछ पाने के लिए है। कांग्रेस के पास तो वैसे ही कुछ खोने के लिए नहीं है बीते 2019 के चुनाव के मुकाबले, लेकिन यहां वाईएसआर एसपी, इसके पास
बहुत कुछ खोने के लिए और बीते चुनाव के परिणाम को मैनेज करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ है। महज 40 मिनट और उसके बाद चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। हम आपको हर एक तस्वीर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी वो वीआईपी सीटें जहां प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब रुक करते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं कडपा सीट की। दरअसल कडप्पा लोकसभा क्षेत्र यहां से जो मैदान में है, उनमें कांग्रेस से शर्मिला रेड्डी मैदान में, वाईएसआरसीपी से अविनाश रेड्डी मैदान में और टीडीपी से भूपेश रेड्डी मैदान में। कांग्रेस अपना परचम यहां लगातार लहराती आई, लेकिन युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, जिसको हम वाईएसआरसीपी कहते हैं, उसे किले के अंदर उसने कांग्रेस के सेंध लगाई। कडप्पा शहर का नाम तेलुगु शब्द गड़पा से निकला है, जिसका अर्थ होता है दहलीज, और इसे द्वार भी कहा जाता है। लेकिन ये द्वार क्या बीजेपी के लिए खुलेगा, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि यहां बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन में है और यहां 25 सीटों में से 22 पर वाईएसआरसीपी का कब्जा है। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुकाबला यह रोमांचक इसलिए क्योंकि यहां बीजेपी ने गठबंधन किया क्षेत्रीय दलों के साथ और वो मैदान में है। वैसे भी वाईएसआरसीपी से बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में या कहीं कि लोकसभा के अंदर जब कोई बिल पास करना होता है तो उस पर वाईएसआरसीपी बाय डिफॉल्ट बीजेपी के साथ ही होती है। लेकिन मुकाबला रोमांचक, बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या जयती। 2 बार का चुनाव परसेंट क्या रहा, क्योंकि इस बार तो चुनाव त्रिकोणीय नजर आ रहा है। लेकिन 2014 में अविनाश रेड्डी 54.07% वोटों के साथ जीते थे और ऐसे में उनके सामने श्रीनिवास रेड्डी थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था 2014 में 39.02% वोटों के साथ। आगे बढ़कर अगर देखते हैं 2019 के वोटिंग पैटर्न को, तो 2019 में यहां से इस सीट से अविनाश रेड्डी एक बार फिर से जीते हैं। 63.08% वोटों के साथ उनकी जीत हुई और उनके सामने आदि नारायण रेड्डी, जिनकी हार हुई थी 32.79% वोटों के साथ विजय। विराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। चलिए सुनाएंगे आपको, लेकिन आगे बढ़ते हैं और गुंटूर लोकसभा क्षेत्र का रुख करते हैं, क्योंकि यहां से सीपीआई ने जंगला अजय कुमार को मैदान में उतारा है। मैं वोटर हूं मुंगेर लोकसभा का और मेरा 10 किलोमीटर का फार्क है, गंगा के इस पार गंगा के उस पार। मैं यहां से 7 बजे वोटिंग करूंगा और 7:20 में अपने कंस्टिट्यूंसी में लोगों के बीच रहूंगा। सर, आज चौथा फेज का मतदान है, तमाम राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, पीएम मोदी का रोड शो हुआ पटना में, कितना प्रभाव पड़ेगा इससे बिहार के चुनाव? देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो आज पूरे देश में और दुनिया में अपनी विश्वसनीयता कायम की है। देश की महिलाओं के सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, विज्ञान का सशक्तिकरण, देश का सशक्तिकरण और दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी आज लोगों को एक आशा की किरण दिख रहे हैं। इसलिए कल पटना का रोड शो केवल बिहार वासियों के लिए नहीं, केवल पटना वासियों के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं, गुंटूर लोकसभा क्षेत्र का रुख करते हैं, क्योंकि यहां सीपीआई ने जंगला अजय कुमार को मैदान में उतारा है। वाईएसआरसीपी की तरफ से किलारी वेंकट रोसैया मैदान में है और टीडीपी की तरफ से पेमा सामी चंद्रशेखर मैदान में है। इस निर्वाचन क्षेत्र का गठन 1989 में किया गया और एनजी रंगा इस निर्वाचन क्षेत्र से पहले संसद सदस्य पहुंचे थे। गला जयदेव ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की, लेकिन इस बार मैदान में नया चेहरा है। गुंटूर सबसे ज्यादा आबादी वाला आंध्र का क्षेत्र है और गुंटूर को आंध्र प्रदेश का एजुकेशन हब भी कहते हैं। यहाँ के मिर्च, तंबाकू, कॉटन निर्यात किया जाता है। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी ज्योति।
चलिए जान लेते हैं गुंटूर लोकसभा क्षेत्र में 2014 और 2019 में वोटिंग इतिहास क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की। जयदेव गल्ला ने 2014 में यहां से जीत दर्ज की थी। 45.76% वोट उन्हें मिले और बाला शिवरी वल्लभनेरी ने यहां पर हार का सामना किया था 40.64% वोटों के साथ। इसके बाद 2019 में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2019 में क्या वोटिंग पैटर्न रहा। तो 2019 में इस गुंटूर लोकसभा क्षेत्र से जयदेव गल्ला ने एक बार फिर से जीत की और वेणुगोपाल रेड्डी ने हार का सामना किया 43.19% वोट के साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदूपुर लोकसभा सीट की। ये सीट हॉट सीट इसलिए क्योंकि कांग्रेस से समझ शाहीन मैदान में है, टीडीपी से बीके पार्थ सारथी मैदान में है और वाईएसआर-सीपी से जे शांता मैदान में है। 1957 में देश के लिए दूसरे लोकसभा चुनाव में यह निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में आया था। पहली बार यहां से कांग्रेस के केवी रामकृष्ण रेड्डी सांसद चुने गए। यह क्षेत्र आंध्र और कर्नाटक की सीमा का काम करता है। यहां राजस्व मंडल का मुख्यालय भी है, लेकिन यह किस पार्टी का मुख्यालय वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से यह बता रही हमारे सहयोगी जैन। चलिए जान लेते हैं हिंदूपुर लोकसभा क्षेत्र में 2014 और 2019 में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की। क्रिस्टोपा निमल्ला ने यहां से जीत दर्ज की और यहां पर 45.15% वोट के साथ वो जीते। उनके सामने 2014 में हार का सामना करना पड़ा था टी श्रीधर रेड्डी को, जिन्हें 37.88% वोट मिल पाए। इसके बाद अगर 2019 के लोकसभा पैटर्न की बात करें तो गौरंतला माधव ने यहां से जीत दर्ज की थी 2019 में। यहां पर 52.79% वोट 2019 में उन्हें मिले और उन्होंने जीत दर्ज की और क्रिस्टोपा निमल्ला ने हार का सामना किया था 42.27% वोटों के साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काकीनाडा लोकसभा सीट की। यहां से कांग्रेस ने एमएम पल्लम राजू को मैदान में उतारा है, जबकि जेएसपी से उदय श्रीनिवास टेंगला को मैदान में उतारा गया है। वाईएसआर-सीपी से चलमला सेठी सुनील को मैदान में उतारा गया। दरअसल काकीनाडा जिला आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में बसा है और इसका गठन 2022 में हुआ था। यहां आजादी के बाद पहली बार 1952 में चुनाव हुआ और सीपीआई ने यहां खाता खोला था। हालांकि बाद में कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिली और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर वाईएसआर-सीपी ने जीत दर्ज की। वैसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम सीटों पर वाईएसआर-सीपी ने 2019 के चुनाव में जीत दर्ज की थी और उसी को भेदने की तैयारी या रणनीति बीजेपी ने बनाई है, वहां मजबूत गठबंधन की है। लेकिन यहां का वोटिंग परसेंटेज बीते 2 चुनाव का क्या रहा, जय। ठीक है, जान लेते हैं काकीनाडा लोकसभा क्षेत्र में 2 बार का क्या वोटिंग परसेंटेज रहा। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की। तो थोटा नरसिम्हम जिन्होंने जीत दर्ज की थी 41.66% वोटों के साथ 2014 में और सुनील चलमाला को उन्होंने हराया था 41.39% वोटों के साथ। ये तो बात हुई 2014 की। इसके बाद बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों में। वंगा गीता ने यहां से जीत दर्ज की 43.54% वोटों के साथ। तो वहीं सुनील चलमाला को एक बार फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा इस बार, यानी 2019 में उन्हें 41.46% वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। और अब बात करते हैं राजमुंद्री लोकसभा सीट की। राजमुंद्री लोकसभा सीट से बीजेपी ने डी पुंडरेश्वरी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से गिडुगु रुद्र राजू को मैदान में उतारा है और वाईएसआर-सीपी से डॉक्टर गुदिरी श्रीनिवासुलु को मैदान में उतारा है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के पूर्वी तट पर बसा एक शहर है। राजमुंद्री में स्थित प्राचीन कोटि लिंगेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और शहर का नाम 11वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के शासक राजा नरेंद्र के नाम पर रखा गया, जिन्होंने शहर पर शासन किया। लेकिन फिलहाल यहां शासन कौन करेगा ये तय करना है जनता को और बीते 2 चुनाव में किसको राज सौंपा गया ये बता रही हमारी सहयोगी जयती। चलिए देख लेते हैं राजमुंद्री लोकसभा क्षेत्र में 2014-2019 में क्या वोटिंग इतिहास रहा। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की। जीते थे यहां से मुरली मोहन मंगती, जिन्हें उस समय 2014 में 50.43% वोट मिले। इन वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की और उनके सामने वेंकटरमण चौधरी ने हार का सामना किया 37.04% वोट ये 2014 में वेंकटरमण चौधरी को मिले, जिससे वो हार गए। 2019 में अब देखते हैं राजमुंद्री लोकसभा क्षेत्र में क्या रहा। आसानी होगी समझने की 2024 में क्या पैरामीटर हो सकता है। तो 2019 में इस लोकसभा क्षेत्र में
मरगनी भारत जिन्हें जीत मिली थी और 46.55% वोटों के साथ वो जीते। तो वहीं हार का सामना उनके सामने मंगती रूपा ने किया, जिन्हें 36.82% राजमुंद्री लोकसभा क्षेत्र से 2019 में मिले और उनकी हार हुई। राजमपेट लोकसभा सीट, ये भी हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि बीजेपी ने यहां एन किरण कुमार रेड्डी को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने एसके बशीर को मैदान में उतारा है, जबकि अगर बात की जाए वाईएसआरसीपी की तो पीवी मिथुन रेड्डी को मैदान में उतारा गया। राजमपेटा आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले में एक नगर पालिका है और कमाल की बात यह है कि नगर पालिका नहीं, ये विधानसभा क्षेत्र भी है और ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। ऐसा अमूमन और किसी सीट के साथ नहीं है। और इसकी सीमा जरा देखिए, दक्षिण में तिरुपति से लगती है, पूर्व में नल्लौर से लगती है और पश्चिम में श्री सत्य साई और उत्तर में वाईएसआर जिले से लगती है। एक समय में इस सीट पर स्वतंत्र पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन 1962 के आम चुनाव के बाद स्वतंत्र पार्टी को यह सीट दोबारा मिली नहीं। राजमपेट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साई प्रताप ने सबसे ज्यादा 6 बार जीत हासिल की, तो वहीं 4 बार पूर्व कांग्रेस के सांसद पोथुराजू पार्थ सारथी के पास सीट रही। लेकिन कांग्रेस के लिए इस वक्त मुश्किल का दौर है। यहां के बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी जय। चलिए देख लेते हैं राजमपेट लोकसभा क्षेत्र में 2 बार का वोटिंग प्रतिशत क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की पीवी मिथुन रेड्डी, जिन्हें जीत मिली थी 2014 में 49.15% वोट के साथ और उनके सामने डी पुंदरेश्वरी ने हार का सामना किया 34.87% वोटों के साथ। इसके बाद 2019 का वोटिंग प्रतिशत देख लेते हैं। इस सीट पर पीवी मिथुन रेड्डी 57.35% वोटों के साथ एक बार फिर से 2019 में जीते हैं और डीके सत्यप्रभा, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था 2019 में 35.44% वोटों के साथ इस राजमपेट लोकसभा सीट पर। और बात करते हैं नरसापुरम लोकसभा सीट की, क्योंकि यहां से बीजेपी ने भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस से जरा देखिए केबीआर नायडू को मैदान में उतारा, जबकि वाईएसआरसीपी की तरफ से उमा बाला को मैदान में उतारा गया है। शुरुआत में नरसापुरम लोकसभा सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का दबदबा रहा। सीपीआई के बाद इस सीट पर कांग्रेस का लगातार दबदबा रहा। बीते चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से वाईएसआरसीपी के कनुमुरी रघुराम कृष्ण राजू ने जीत दर्ज की थी और बीते चुनाव में एक तरीके से वाईएसआरसीपी ने आंध्रा के अंदर सुपड़ा साफ किया था बीजेपी और कांग्रेस दोनों का। कांग्रेस बहुत कुछ खो चुकी है और बीजेपी के पास आंध्र में खोने को कुछ नहीं है, जो भी है वो पाने के लिए। दूसरी तरफ सीपीआर वाईएसआरसीपी के पास खोने को है और पाने के लिए सिर्फ पुराने रिकॉर्ड को कायम रखना है। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी जय। चलिए जान लेते हैं नरसापुरम लोकसभा क्षेत्र में 2014-2019 में क्या वोटिंग इतिहास रहा। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की ही। गंगा राजू, जिन्हें जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 46.01% वोटों के साथ वो जीते और साथ ही उनके सामने वंका रविंद्रनाथ उस समय चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा 38.74% वोटों के साथ। ये उनकी हार का वोटिंग प्रतिशत। इसके बाद 2019 में जब चलते हैं तो इस नरसापुर लोकसभा क्षेत्र में रघुराम कृष्ण राजू, जिन्हें जीत मिली थी और उनके सामने वेतुकरी शिव रामाजू ने हार का सामना किया था। रघुराम कृष्णराज के 38.11% वोट, तो वहीं यहां पर वेतुकरी शिवराजू के 35.39% वोट रहे इस सीट पर 2019 में। और बात करते हैं विशाखापट्टनम लोकसभा क्षेत्र 2024 के। कांग्रेस ने यहां से पीएस रेड्डी को मैदान में उतारा है, जबकि टीडीपी की तरफ से मतकुण मिली भरत को मैदान में उतारा है और वाईएसआरसीपी की तरफ से डॉक्टर बोत्सा झांसी लक्ष्मी को मैदान में उतारा गया है। दरअसल ये जिले का मुख्यालय भी है और ये शहर चेन्नई के बाद भारत के पूर्वी तट का दूसरा सबसे बड़ा शहर और दक्षिण भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर। ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया आंध्र प्रदेश के 4 स्मार्ट शहरों में से एक। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के कई गढ़ों में से एक विशाखापट्टनम सीट का नाम आता है। कांग्रेस यहां 9 बार लगातार चुनाव जीत चुकी है। 2009 के बाद से पार्टी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2014 में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के बीच गठबंधन था, जो
यहां बीजेपी को मजबूत करने का काम करता हुआ नजर आया, लेकिन इतिहास बदलता है और कांग्रेस का इतिहास कहता है कि मजबूत और वर्तमान कहता है कि शायद वाईएसआरसीपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारकर उसे अपना बना दिया। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी जयति। चलिए जान लेते हैं विशाखापत्तनम इस लोकसभा क्षेत्र में 2014 और 2019 में जनता ने कैसे वोट दिए, क्या उनका मन था। तो सबसे पहले बात करते हैं 2014 की। के हरिबाबू जिन्हें जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो, और ऐसे में 45.72% वोटों के साथ 2014 में उन्होंने जीत दर्ज की। वाई विजयम्मा को हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में इस चुनाव में 38.42% वोट यहाँ पर वाई विजयम्मा को मिल पाए थे। इसके बाद आगे बढ़कर देखते हैं 2019 में क्या वोटिंग परसेंटेज रहा। तो यहां पर MVV सत्यनारायण जीते इस चुनाव को 2019 में 35.24% वोटों के साथ, और M श्री भरत जिन्हें 34.89% वोटों पर यहां संतुष्ट होना पड़ा और उन्हें 2019 में हार का सामना करना पड़ा। सुबह सुबह इंदौर का पोहा बेहद मशहूर है, लेकिन इंदौर लोकसभा सीट भी मशहूर है। यहां से कौन कैंडिडेट किस तरीके का मुकाबला, मध्य प्रदेश की कितने सीटों पर चुनाव, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में किस किस के बीच में मुकाबला है ये जरा देखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं यहां की इंदौर लोकसभा सीट की। इंदौर से बीजेपी ने शंकर लालवानी को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा से संजय सोलंकी मैदान में, और कांग्रेस के मैदान छोड़ने से बीजेपी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी का रास्ता यहां थोड़ा आसान होता हुआ नजर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि नोटा का समर्थन करने के बावजूद कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि भाई हम मुकाबले में नहीं है, आप हमारी जगह नोटा को चुनिए। लेकिन यहां मुकाबला रोमांचक इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस बाहर हो गई। बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है, बता रही हमारी सहयोगी जयति। चलिए विजेंद्र, देख लेते हैं इंदौर लोकसभा सीट में इस बार तो हालांकि बदलाव नजर आ रहा है। इस बार नजर आ रहा है क्योंकि जो घटनाक्रम राजनीतिक हुआ उससे कितना बदलाव होता है वो देखेंगे। लेकिन 2014 और 2019 में इंदौर लोकसभा क्षेत्र में जनता ने किस तरह से वोट किया था वो जान लेते हैं। तो इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 2014 में सुमित्रा महाजन जिन्हें 52.48% वोट मिले और उनकी जीत दर्ज हुई थी। उनके सामने सत्यनारायण पटेल जिन्हें 23.82% वोट मिले। सुमित्रा महाजन ने जीत दर्ज की थी। और उसके बाद 2019 में अगर हम देखते हैं इंदौर लोकसभा क्षेत्र से वोटिंग पैटर्न, तो शंकर लालवानी जिन्हें जीत मिली थी 65.59% वोटों के साथ शंकर लालवानी जीते, एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। हालांकि इस बार राजनीतिक खेल वहां पर हो गया है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस अभी अस्तित्व में नजर नहीं आ रही और यहां पर अब 2024 की वोटिंग को देखकर सभी की नजरें। आगे बढ़ते हैं, रतलाम लोकसभा सीट का रुख करते हैं। बीजेपी ने यहां से अनीता सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से कांतिलाल भूरिया मैदान में है। और जहां कितनी हवा बदलेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस से शुरुआत में भील बिलाला का मुद्दा लेकर आई, लेकिन अब वो भी विवादों में पड़ गया। बीजेपी और संघ की सोशल इंजीनियरिंग से राम मंदिर फैक्टर और धर्मांतरण जैसे मुद्दे तेजी से चर्चा में आए। ऐसे में कांतिलाल भूरिया की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। यहां अभी भी मुद्दा राम मंदिर और मोदी की बजाय असली आदिवासी कौन, यही अब भी बना हुआ है और इसी आधार पर लगता है कि यहां वोट पड़ने वाले हैं। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, बता रही हमारी सहयोगी जयति। बिल्कुल, चलिए बता देते हैं रतलाम लोकसभा क्षेत्र में 2014 और 2019 में किस तरह का वोटिंग इतिहास रहा। दिलीप सिंह भूरिया ने 2014 में यहां से जीत दर्ज की थी। बीजेपी के प्रत्याशी वो उस समय 38.89% वोटों के साथ वो जीते। और कांतिलाल भूरिया जो कि कांग्रेस के नाम के साथ चुनाव मैदान में, वैसे 31.24% वोटों के साथ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब देख लेते हैं 2019 में इस लोकसभा क्षेत्र में क्या रहा। GS डामोर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 49.7% वोटों के साथ वो जीते। और ऐसे में कांतिलाल भूरिया एक बार फिर से मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना फिर करना पड़ा 43.23% वोटों के साथ। और बात करते हैं उस नगरी की जिससे महाकाल जुड़े हैं, उज्जैन। बीजेपी ने यहां से अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस से महेश परमार मैदान में है। बीजेपी सांसद की यहां जो शुरुआत हुई वो
अब मोदी फैक्टर पर आकर टिक गई है। आरक्षण और संविधान, मंगलसूत्र, मुसलमान जैसे मुद्दे, लेकिन वो दलित और मुस्लिम क्षेत्रों में है। महेश के शिप्रा शुद्धिकरण का मुद्दा उठाते हुए उज्जैन के लोगों को इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई और इसका जो जवाब दिया गया वह सीधा मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से दिया गया था। उन्होंने भी डुबकी लगा ली थी, लेकिन वोटों के जरिए कौन डुबकी लगाकर गंगा पार करेगा ये जनता को तय करना है। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या, बता रही हमारी सहयोगी जैत। बिल्कुल जान लेते हैं उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में 2014-2019 में किस तरह से जनता ने वोट दिए, क्या मन था जनता का। तो उज्जैन लोकसभा क्षेत्र 2014 में यहां पर डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने जीत दर्ज की 51.19% वोटों के साथ, और प्रेमचंद्र गुडू जिन्हें 26.46% वोट ही उस समय मिल पाए, कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 के अगर वोटिंग पैटर्न को देखते हैं लोकसभा क्षेत्र से, तो अनिल फिरोजिया ने जीत दर्ज की थी 63.21% वोटों के साथ, और उनके सामने बाबुल मालवीय जो उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के 34.01% वोटों के साथ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और बात करते हैं मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की। यहां से बीजेपी ने सुधीर गुप्ता को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस की तरफ से दिलीप सिंह गुर्जर मैदान में। यहां बीजेपी मजबूत है, लेकिन जाति फैक्टर ने चुनाव को रोचक बना दिया है। यहां कांग्रेस बाहरी, लेकिन गुर्जर प्रत्याशी दिलीप गुर्जर को लेकर आई, और यही वजह की गुर्जर और गायरी के साथ राजपूत वोटर्स में अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई। अब तक यहां 12 चुनाव हुए, बीजेपी ने यहां 8 चुनाव जीते और कांग्रेस ने 4 बार। आखिरी बार यहां कांग्रेस 2009 में जीती थी। उसके बाद मोदी इरा की शुरुआत हुई, लेकिन क्या सुधीर गुप्ता मोदी इरा के साथ वहां जीत की लगातार हैट्रिक बीजेपी के लगवा पाएंगे, ये जनता को तय करना है। लेकिन वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, जयती। बिल्कुल विजेंद्र जी कह रहे हैं आप, मंदसौर में क्या मोदी राज चलता है, इस पर सभी की निगाहें। लेकिन 2014-2019 का वोटिंग इतिहास जान लेते हैं सीट का। तो मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में 2014 में सुधीर गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी, जिन्हें 50.95% वोट मिले थे और जीते थे वो। मीनाक्षी नटराजन भारतीय जनता पार्टी के सामने हार गई कांग्रेस के प्रत्याशी, और ऐसे में 28% वोट ही मीनाक्षी नटराजन को मिल पाए। आगे बढ़ते हैं 2019 में क्या रहा मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में, देखते हैं। सुधीर गुप्ता जीते, यहां से 61.85% वोट उन्हें मिले, और मीनाक्षी नटराजन ने एक बार फिर से हार का सामना मंदसौर लोकसभा सीट से किया, जिन्हें उस समय 2019 में 34.37% वोट मिल पाए। और अब रुक करते हैं उड़ीसा और यहाँ की कुछ वीआईपी सीटों का, और यहाँ सबसे पहले बात करेंगे बहरामपुर की। बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र, और मुकाबला देखिए किन किन के बीच में है। मुकाबला है बीजेपी से प्रदीप कुमार पाणिग्राही के बीच में, बीजेडी भृगु बख्शी पात्रा, और कांग्रेस से रश्मि रंजन पटनायक मैदान में है। जैसे बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या है यहाँ पर? बिल्कुल विजेंद्र, देख लेते हैं बहरामपुर में 2014 में क्या वोटिंग इतिहास रहा। सबसे पहले 2014 की अगर बात करते हैं तो सिद्धांत महापात्रा, जिन्हें 40.22% वोट मिले, उनके सामने चंद्रशेखर साहू को हार का सामना करना पड़ा था, और 27.31% वोट उन्हें मिले। 2019 में बढ़ते हैं आगे, तो चंद्रशेखर साहू यहां से जीत गए। 2019 में 44.84% वोट मिले, और भृगु बख्शी पात्रा को 35.26% वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। और बात करते हैं कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र की। यहां से बीजेपी ने मालविका केशरी देव को मैदान में उतारा, जबकि बीजेडी की तरफ से पुष्पेंद्र सिंह देव और कांग्रेस की तरफ से द्रौपदी मांझी को मैदान में उतारा है। जैती, वोटिंग परसेंटेज क्या है इस सीट का? ठीक है, जान लेते हैं कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र में 2014 में क्या वोटिंग इतिहास रहा। सबसे पहले 2014 में अर्का केशरी देव को 30.19% वोटों के साथ जीत दर्ज हुई थी, और उनके सामने प्रदीप कुमार नायक, जिन्हें 25.61% वोट मिल पाए। 2019 का इतिहास जानते हैं सीट का। बसंत कुमार पांजा, जिन्हें 35.26% वोट मिले, वो जीत गए। इसके बाद उनके सामने हारे थे पुष्पेंद्र सिंह देव, जिन्हें 33.08% वोट ही उस समय मिल पाए। और अब बात करते हैं कोरापुट लोकसभा क्षेत्र की। यहां से बीजेपी ने कालीराम मांझी को मैदान में उतारा, जबकि बीजेडी ने कौशल्या हिकाका को मैदान में उतारा, और कांग्रेस की तरफ से शपथगिरी शंकर उलाका को मैदान में उतारा है। देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेडी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहती, लेकिन लोकसभा के अंदर जो भी बिल बीजेपी लेकर आती है उसको बाय डिफॉल्ट समर्थन करती है, इसलिए बहुत ज्यादा समस्या बीजेपी को नहीं होती है। लेकिन बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, जयती? ठीक है, जान लेते हैं कोरापुट लोकसभा क्षेत्र में 2 बार का वोटिंग इतिहास क्या रहा। देखते हैं सबसे पहले 2014 का
जिना हिकाका, जिन्हें 36.58% वोट मिले वो जीत गए। उनके सामने गिरिधर गमांग थे, जिन्हें 34.79% वोट मिले, उनकी हार हुई। इसके बाद 2019 पर बढ़ते हैं तो सप्तगिरी उल्का को 34.36% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हराया और माफ कीजिएगा, उनकी जीत कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर हुई और ऐसे में कौशल्या हिकाका को उन्होंने हराया 34.02% वोटों के साथ। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वैसे तो सिर्फ एक सीट पर ही जहां चौथे चरण में चुनाव हो रहा है और वो सीट है राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर लोकसभा सीट से जो मैदान में वो पीडीपी की तरफ से वहीद उर रहमान पारा, जबकि जम्मू कश्मीर एनसी की तरफ से आगा रहुल्ला और डीपीएपी की तरफ से आमिर अहमद भट्ट मैदान में है। श्रीनगर संसदीय सीट पर जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अशरफ मीर भी मैदान में है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रहुल्ला चुनावी मैदान में है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर पीडीपी के वाहिद पारा चुनावी मैदान में है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, जिनकी पार्टी डीपीएपी है, उससे आमिर अहमद भट्ट चुनावी मैदान में, और यहां वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा इशू है। अब जरा सोचिए, 2019 में सिर्फ 14% वोट पड़े हैं, 86% लोगों ने वोट ही नहीं किया, उसके बावजूद सांसद चुना गया। क्या वो वाकई में मेजोरिटी का फैसला? बता पाना मुश्किल, लेकिन यहां सबसे बड़ा मुकाबला जो होगा वो वोट डालने और वोट नहीं डालने के बीच में है। और इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की होगी कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। बीते चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी जय। ठीक है, जान लेते हैं। श्रीनगर जो कि खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है, 2014 में यहाँ पर तारिक अहमद ने जीत दर्ज की थी और उस समय वोटिंग प्रतिशत 51.4% रहा था उनका। फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा 2014 में 37.64% वोटों के साथ। आगे बढ़कर देखते हैं 2019 में किस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा इस सीट पर। 2019 में श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में जब आगे बढ़कर देखते हैं 2019 की वोटिंग पैटर्न को, तो फिर ये 2014 का वोटिंग पैटर्न आपको बता रहे हैं। तारिक अहमद, जिन्हें और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला 2019 में जीत गए। फारूक अब्दुल्ला को 57.14% वोट मिले। 2019 में हार का सामना किया था आगा सैयद मोहसिन ने, जिन्हें 19.64% वोट 2019 में मिल पाए। चलिए जयती, शुक्रिया। हमने आपको वो हॉट सीटें बताई जिनके जरिए आप समझ सके कि किनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन यहां बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि आंध्र में वाईएसआरसीपी और इसी तरीके से नवीन पटनायक की पार्टी, ये बाय डिफॉल्ट बीजेपी के साथ लोकसभा में होती है, इसलिए ज्यादा परेशानी बीजेपी को नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए यह चरण बेहद चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि 96 में से सिर्फ 6 सीटों पर ही 2019 में वो जीती।